हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ब पे चर्चा किया हुआ था। अब लेकिन हमारा टॉपिक तो केस है। हम तो केस पढ़ा रहे थे आपको। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि केस 4 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ओकेटिव केस। लेकिन अब केस को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए वर्ब के बारे में जानना ही पड़ेगा। जब तक आप वर्ब को बढ़िया से नहीं जानेंगे, आप केस को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो जब वर्ब की बात की गई थी तो हमने आपको एक चीज बताया था पिछली वीडियो में। जब भी कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, जब भी आप किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन करने जाओगे, तो प्रत्येक सेंटेंस में एक एक्शन जरूर होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो स्टेट होगा। एक्शन मतलब कार्य होता है, स्टेट मतलब अवस्था होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जो एक्शन होगा उसका जो डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, याद रखिए वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस होता है। उस एक्शन को जो रिसीव करता है, उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इंपॉर्टेंट भी यहां ये हो जाता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वर्ब क्या है। तो हमने आपको वर्ब के बारे में बताया हुआ था। ऐसे समझो, कोई बोले व्हाट इज वर्ब, तो अ वर्ब इज दैट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस विच गिव्स मीनिंग टू द सेंटेंस। वर्ब वाक्य का वो शब्द होता है जो वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। देयर कैन नो सेंटेंस बी इमेजिन्ड विदाउट वर्ब। बिना क्रिया के किसी भी वाक्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मीन्स टू से देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। बिना क्रिया के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। बिकॉज, क्योंकि द सोल ऑफ सेंटेंस लाइज इन वर्ब। क्योंकि वाक्य का जो प्राण होता है वो क्रिया में निहित होता है, वर्ब में निहित होता है। सो वर्ब इज कॉल्ड द सोल ऑफ सेंटेंस। इसलिए वर्ब को सेंटेंस का प्राण कहा जाता है। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस स्टेट। बिना क्रिया के वाक्य निष्प्राण हो जाता है। अगर हम वर्ब को अच्छी तरह सीख लें तो पूरी की पूरी अंग्रेजी 80%, 80% अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। लेकिन वर्ब को अच्छी तरह, क्या है वर्ब को में कुछ नहीं है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी को बढ़िया से पढ़ लिया आपने। ठीक, अगर सिर्फ आपने फाइनाइट को पढ़ लिया तो फाइनाइट पढ़ लेंगे, तो फाइनाइट के फॉर्म को पढ़ लेंगे तो इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ये तो अपने आप आपको आ जाएंगे। कुछ है थोड़ी ना, खाली फाइनाइट के फॉर्म आप जान जाओ। तो इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के बनता है। जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा के बनता है। पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा के बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व हैविंग या हैविंग में लगा के बनता है। अब बोलो इंपॉर्टेंट ये वर्ब, फाइनाइट वर्ब के फॉर्म्स। अगर आपको फॉर्म्स पता है, मैंने बोला 5 फॉर्म होते हैं। जब आप फाइनाइट वर्ब की बात करते हो ना, तो इसके 6 पार्ट हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है नॉन फाइनाइट, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, आपको इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। खाली आप फाइनाइट पे फोकस करो, और फाइनाइट में कुछ ना जान पाओ, खाली आप फॉर्म जान जाओ। फॉर्म आपको याद है, तो इन्फिनेटिव बनाना है, कुछ नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टीओ, टू लगाते चले जाओ, इन्फिनेटिव बनता चला जाएगा। अब इन्फिनेटिव 2 प्रकार के होते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। रचना के आधार पर इन्फिनेटिव कितने होते हैं, और फंक्शन के आधार पर अकॉर्डिंग इन्फिनेटिव कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्फिनेटिव कुछ, अब जेरेंड की बात कर ले तो कुछ नहीं है, जेरेंड में भी कुछ नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते चले जाओ, जेरेंड बनता चला जाएगा। पार्टिसिपल की बात कर ले तो 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाते चले जाओ, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता चला जाएगा। वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज करते चले जाओ, आपका पास्ट पर्सन बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूरा हैविंग हैविंग लगाते चले जाओ, आपका परफेक्ट पर्सन बनता चला जाएगा। इट मीन्स इंपॉर्टेंट फाइनाइट वर्ब है। अब पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। याद रखिए, कोई भी सेंटेंस, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन नहीं सकता। अब बोला अभी पहचानेंगे कैसे वर्ब को, कैसे हिंदी वाक्य के अंत में, प्रत्येक हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द आता है वही क्रिया होता है, याद रखना। अब फाइनाइट क्या है, फाइनाइट के बारे में बस इतना जानो। A finite verb is that verb which always changes its form according to the number and person of its subject. Finite verb एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में, अपने रूप में चेंज करती रहती है। अर्थात जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर के अपने रूप में चेंज करती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी का दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ब है, इसी का अगला नाम है ऑर्डिनरी वर्ब है, इसी को फुल वर्ब भी कहा जाता है, इसी को एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक, बहुत नाम इसके हैं। कितने फॉर्म? 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। कंजुगेशन की बात कर लें, फाइनाइट के 3 कंजुगेशन होते हैं, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब। वीक वर्ब क्या होता है? जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उस वर्ब के लास्ट में सफिक्स डी, ईडी या टी जोड़ते हैं, वो होता है वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब वो वर्ब होता है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसके बीच के वावल को चेंज करते हैं। डिफेक्टिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका सेकेंड फॉर्म तो होता है लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म नहीं होता। काइंड की बात कर ले, हमने आपको कल बताया था काइंड 4 होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। मूड की बात करें तो 3 होते हैं, इंडिकेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड, इंपरेटिव मूड। टेंस की बात करें 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वॉइस की बात करें 2 होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बात कर ले नॉन फाइनाइट की, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट क्या है? तो नॉन फाइनाइट के बारे में ये जानो, a verb which does not change its form according to the number and person of its subject। एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के और नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होता और अपने रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। एक ऐसा वर्ब है जो सेंटेंस में अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं लाता। रूप हमेशा फाइनाइट का चेंज होगा, नॉन फाइनाइट के रूप में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। ना तो इस पे टेंस का प्रभाव पड़ता है, ना तो सब्जेक्ट का पड़ता है, ना तो ऑब्जेक्ट का पड़ता है, एकदम फ्री वर्ब होती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम हम एब्सोल्यूट वर्ब बोलते हैं, स्वतंत्र क्रिया, किसी से कोई मतलब नहीं। ए वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर होता नहीं है और अपने रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। 3 होते हैं इसके प्रकार, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, क्या इसका कॉन्स्ट्रक्शन है, क्या इसका फंक्शन है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो अलग से अब यहाँ पे चलो याद हो, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। बात करें ऑक्सिलरी की तो 2 प्रकार का ऑक्सिलरी हो जाते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। 2 पार्ट में होता है। पहले आइए हम इन्फिनेटिव को जान लेते हैं, इन्फिनेटिव कैसे बनता है। तो याद रखो, जो फाइनाइट वर्ब का फॉर्म है ना, बस फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते चले जाओ, इन्फिनेटिव बनता चला जाएगा। देख लेते हैं। अब मेरे
इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ये होता है इन्फिनेटिव। ठीक, अब इन्फिनेटिव देखें तो पहले जान लो बनता कैसे है। तो ये याद रखो, टू प्लस वी फर्स्ट, ऐसे याद रखो। अब इसका हम बता रहे हैं, देख याद रखना, टी ओ, टू प्लस वी फर्स्ट, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते चले जाओ, इन्फिनेटिव बनता चला जाएगा। ठीक, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक, अब हिंदी की बात, अर्थ की बात कर ले, तो हिंदी अर्थ इसका होगा, हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग होगा ना, ने, नी, या ने के लिए, ने के लिए। अब यहां आप समझो, ना, ने, नी या ने के लिए। तो अब इन्फिनेटिव कैसे बनता, कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते चले जाओ, इन्फिनेटिव बनता चला जाएगा। अब हिंदी अर्थ की बात है तो इसका हिंदी अर्थ होता है, एक तो ना, ने, नी, इनमें से कोई एक हो सकता है, और अगर ये नहीं होगा तो ने के लिए होगा। अब कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है, कब इसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी होता है और कब इसका हिंदी अर्थ ने के लिए होता है। तो याद रखो, जब इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन का फंक्शन करेगा, जब इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन का फंक्शन करेगा तो इसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी हो जाता है, और जब इन्फिनेटिव वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करता है इसका हिंदी अर्थ ने के लिए हो जाता है। लेकिन अभी समझ नहीं पाइएगा आप, क्यों नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि याद रखो, क्योंकि अभी इन्फिनेटिव का तो हमने क्या आपको ढांचा बताया है कैसे बनता है। इन्फिनेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखो, पहले यहाँ समझो आप बनता कैसे, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते चले जाओ, इन्फिनेटिव बनता चला जाएगा। हिंदी अर्थ क्या होगा, ना, ने, नी, ने के लिए। अब बोला ना, ने, नी कब होता है, जब ये फंक्शन नाउन का करता है। ने के लिए कब होता है, जब फंक्शन एडजेक्टिव या एडवर्ब का करता है। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब याद रखो, इसके अध्ययन को आसान बनाकर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, अब याद रखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ construction, on the basis of construction, ठीक, on the basis of function, याद रखना, on the basis of function, मतलब फंक्शन के आधार पे इन्फिनेटिव कितने होते हैं और संरचना के आधार पे इन्फिनेटिव कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्फिनेटिव दो होते हैं, याद रखना। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्फिनेटिव जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है सिंपल इन्फिनेटिव, ऐसे समझो, फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विद टू, विद टू, टू, और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, या इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू, विदाउट टू।
इन्फिनेटिव विदाउट टू, विदाउट टू। और तीसरा है स्प्लिट इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव। देख, ये तीन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो होते हैं, ठीक, ये दो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहले नंबर पे है सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, या इसी को बोलते हैं नाउन इन्फिनेटिव। नाउन इन्फिनेटिव। और दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, ठीक। अब यहां आप समझो, बोला इन्फिनेटिव कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते चले जाओ, इन्फिनेटिव बनता चला जाएगा। उसका दो अर्थ होगा, ना, ने, नी या ने के लिए। जब इसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी होगा, सीधी सी बात है, इन वाक्य में सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करेगा। जब इसका हिंदी अर्थ ने के लिए होगा, इस सेंटेंस में याद रखना एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करता है। जब इन्फिनेटिव को पढ़ने की बात आती है तो दो प्रकार से याद रखो। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर इन्फिनेटिव कितने होते हैं, बनावट के आधार पे इन्फिनेटिव कितने होते हैं। तो बनावट के आधार पे इन्फिनेटिव हमारे सामने तीन होते हैं। एक होता है फुल इन्फिनेटिव, इसका दूसरा नाम है इन्फिनेटिव विद टू। जब इन्फिनेटिव के साथ इन्फिनेटिव के चिन्ह टू का प्रयोग होगा तब हम उसको बोलेंगे इन्फिनेटिव विद टू, या इसको बोलेंगे हम फुल इन्फिनेटिव, जब टू लगा रहेगा। और जब इन्फिनेटिव का चिन्ह टू नहीं लगा रहेगा तो उसको नाम देंगे बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसका और भी नाम है, इसी को हम बोलते हैं प्लेन इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव, या इसी को बोलते हैं अनकैप्ड इन्फिनेटिव। बहुत तरह तरह का बोलते हैं। देख, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फिनेटिव के चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होता है। जब इन्फिनेटिव के पहले इन्फिनेटिव के चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होगा तब हम उसको नाम क्या देंगे, बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू। क्लियर बात। अब यहां देखिए स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, तो याद रखना आप, जब इन्फिनेटिव का चिन्ह टू और वह फर्स्ट के बीच में कोई एडवर्ब आ जाता है, जब इन्फिनेटिव के चिन्ह टू और वह फर्स्ट के बीच में कोई एडवर्ब आके इन्फिनेटिव को दो हिस्सों में तोड़ देता है तब हम उसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। क्लियर बात यहां हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पे इन्फिनेटिव कितने होते हैं, तो दो होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, इसी का दूसरा नाम है नाउन इन्फिनेटिव। दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव, दूसरा नाम है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो याद रखो, जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करेगा तो इसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी होगा, और ये नाउन की तरह सेंटेंस में पांच तरह से यूज होगा। सब्जेक्ट ऑफ एबव, ऑब्जेक्ट ऑफ एबव, कंप्लीमेंट ऑफ एबव, गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, और फिर है केस इन अपोजिशन विद द डमी प्रोनाउन इट। लेकिन जब इन्फिनेटिव वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करेगा तो इसका हिंदी अर्थ ने के लिए होता है। क्या होता है, ने के लिए होता है। ठीक।
अब यहाँ तो आई होप आपने समझ लिया होगा। जैसे एक ठीक यहाँ समझ लेते हैं कुछ चीजें बेसिक। यहाँ देख ले, जैसे यहाँ पे है टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इज यूजफुल, ऐसे समझिए आप। जैसे टू वॉक, टू वर्क इज माई ड्यूटी, टू वर्क इज माई ड्यूटी, काम करना मेरी क्या है, मेरा कर्तव्य है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क से पहले क्या लगा है, टू लगा है, तो इसको क्या नाम देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। एक ऐसा इन्फिनेटिव है जब इन्फिनेटिव के साथ उसका उस इन्फिनेटिव के पहले इन्फिनेटिव के चिन्ह टू का प्रयोग हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, इसको नाम देंगे फुल इन्फिनेटिव। क्या, इसी को नाम देंगे हम फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, या इसी का दूसरा नाम है इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विद टू, विद टू, टू। क्लियर बात है। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखें तो फंक्शन के आधार पे क्या फंक्शन सेंटेंस में कर रहा है, तो इज वर्ब का क्या बन के आ रहा है, इज हमारा है क्या है, वर्ब है, और इसका क्या बन के आ रहा है, ए तो बन के आ रहा है सब्जेक्ट। क्या बन के आ रहा है, सब्जेक्ट। तो याद रखो ए फंक्शन किसका कर रहा है, ए नाउन का फंक्शन कर रहा है, ए नाउन का फंक्शन कर रहा है। हिंदी अर्थ क्या, ना, कार्य करना। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है, सिंपल और नाउन इन्फिनेटिव, नाउन इन्फिनेटिव। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। अब आगे देख लेते हैं वो सेंटेंस। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, WAST, वेस्ट। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। अब वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लगा है, जी हाँ लगा है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन ये क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन के आधार पे इन्फिनेटिव तीन प्रकार के होते हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो ये देख लेते हैं ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टू लगा है, इसको नाम देंगे फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। ठीक, अच्छा फुल इन्फिनेटिव तो मान लिया, इसको हम और नाम देंगे क्या, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विथ टू, विथ टू, विथ टू। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ए टाइम नाउन है, यहाँ पे टाइम नाउन है, और ये क्या कर रहा है, ये जो है पूरा का पूरा ए जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करता है तो याद रखिएगा वो क्या हमेशा होता है, जेरेंडल इन्फिनेटिव। तो ये हमारा होगा जेरेंडल इन्फिनेटिव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव। इसी का दूसरा नाम क्या है, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव।
क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, और देखते हैं। ऐसे है, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू completely, completely, completely read this book, read this book। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला ना स्प्लिट इंफिनिटिव। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ पे टू है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके बीच में ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के बीच में आकर के दोनों को दो हिस्सों में तोड़ दे रहा है, इसलिए इसको नाम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, क्या नाम देंगे, स्प्लिट, स्प्लिट स्प्लिट इंफिनिटिव। स्प्लिट इंफिनिटिव। लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, नाउन इंफिनिटिव, नाउन इंफिनिटिव, फंक्शन के अकॉर्डिंग नाउन इंफिनिटिव, या इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल इंफिनिटिव बोलते हैं। सिंपल इंफिनिटिव बोलते हैं। आई होप यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस यहीं तक। बहुत लंबा स्कोप है, कोई फाइल खुल जाती है फिर इसको क्लोज करने में, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए बाकी अगर दूसरी फाइल खोल देंगे इसका, ठीक, इंफिनिटिव का, तो बहुत टाइम लग जाएगा, अधूरी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय।